हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की कैपिटल गेन्स की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि जो हम कैपिटल एसेट को सेल करते हैं उस कैपिटल एसेट की हम कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें अमाउंट फॉर विच द एसेट वाज ओरिजिनली परचेज्ड बाय द एसएससी, यानी कि कोई भी एसेट जितने रुपए में किसी एसएससी के द्वारा परचेज की जाती है वो जो एसेट की वैल्यू होती है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। इसके अलावा हम इसमें कुछ ऐड भी करते हैं, तो वो कौन कौन सी आइटम्स होती हैं जो इसमें ऐड होती हैं। सबसे पहले आता है इसमें एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन सच परचेज एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी एसेट को आप परचेज करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए या कोई अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई भी आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट में आती है। जैसे कि आपने एसेट परचेज करने के लिए कोई ब्रोकरेज की पेमेंट की है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट किया है, कोई लीगल एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो वो सारी की सारी जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे किसी एसेट की तो वहाँ पर वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर परचेजिंग द एसेट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर यदि आपने एसेट को परचेज करने के लिए कोई मनी बोरो किया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो जब आप किसी भी एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो भी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट में जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को क्लियर हो जाता है, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम वो अमाउंट लेते हैं जो कि कोई भी एसएससी उस एसेट को परचेज करने के लिए पेमेंट करता है। इसके अलावा उस पेमेंट के एवज में कोई भी जो एक्सपेंसेज होता है वो हम उसमें जोड़ देते हैं और उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, अगर यदि उस एसेट को परचेज करने के लिए कोई मनी बोरो किया है तो वो हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है। इसके बाद इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, वेयर एन एसेट वाज नॉट ओरिजिनली परचेज्ड बाय एसएससी बट वाज ट्रांसफर्ड टू हिम, यानी कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि कोई एसेट जो है वो एसएससी के द्वारा परचेज भी नहीं की जाती और फिर भी उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। सो इन सच कंडीशन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो प्रीवियस ओनर है, जितने रुपए में उस प्रीवियस ओनर ने उस एसेट को परचेज किया था वो जो है एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो अब ऐसे कौन कौन से आपके सर्कमस्टांसेज होते हैं जहां पर हम प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, यानी कि एचयूएफ का या तो टोटल पार्टीशन हो जाए या पार्शियल पार्टीशन हो जाता है एचयूएफ का। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली मेंबर्स को जो एसेट ट्रांसफर होती है तो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसमें कंसिडर नहीं होती, वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में आती है। इसी तरीके से अगर यदि कोई एसेट गिफ्ट में या विल में मिलती है या सक्सेशन में या इनहेरिटेंस में एंड डिवोल्यूशन में मिलती है या कोई लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के कंडीशन में जो है एसेट ट्रांसफर होती है या फिर कोई इरिवोकेबल ट्रस्ट या रिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में अगर यदि किसी पर्सन को एसेट ट्रांसफर होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ही जो है उस एसेट की कॉस्ट मानी जाएगी। अगर यदि हम इसको एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसने कोई एसेट जो है वो 2 लाख रुपए की परचेज की थी और वो मान लीजिए उसके पास वो होल्डिंग में 5 ईयर्स तक थी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी साल में उसने वाई को ये जो एसेट जो है गिफ्ट में दे दी, लेकिन जिस दिन वो एसेट जो है गिफ्ट में दी है तो उस दिन उस एसेट की वैल्यूएशन अगर यदि मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ है, मार्केट प्राइस जो है 5 लाख रुपीज़ है और वाई इस एसेट को जो है वो सेल कर देता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो सेल कर देता है। तो जब हम वाई की कॉस्ट देखेंगे उस एसेट के लिए तो यहाँ पर जो है 5 लाख रुपये कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि ये उसको गिफ्ट में मिली है। तो इसलिए जो एक्स ने जो एसेट को परचेज किया था 2 लाख रुपीज़ में, तो एज ए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट मानते हुए उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वाई के लिए जो है ये 2 लाख रुपये मानी जाएगी, न कि 5 लाख रुपीज़। क्लियर हो गया इसमें आपको कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम प्रीवियस ओनर की किन किन कंडीशंस में लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले हम शेयर्स या सिक्योरिटीज के बारे में लेते हैं। तो कोई भी शेयर या सिक्योरिटी किसी पर्सन के द्वारा अगर यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की जाती है, वेयर द शेयर्स और सिक्योरिटी एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट या शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, जितने रुपए में उसने परचेज किया है, या फिर 1 अप्रैल 2001 को जो है उस शेयर की क्या वैल्यू है, जो भी उसके बेनिफिट में होगा, मीन्स कि जो भी हायर होगा। मान लीजिए उसने कोई शेयर्स को 100 रुपये में परचेज किया है और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन शेयर की अगर यदि मान लीजिए 120 रहती है, तो वो 120 को जो है एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चूज कर सकता है। अगर यदि मान लीजिए 80 रहती है तो वो 100 को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो चूज कर सकता है। तो यहाँ पे 2001 लेने का मतलब क्या है कि हमारा जो बेस ईयर है 2000 जो है 1 और 2 है। तो यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स की जो वैल्यू है, इन्फ्लेशन की जो वैल्यू है वो 100 डिसाइड की गई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2001 को जो है वो कंसिडर किया है। अगर यदि सेम एसेट 2001 के बाद एक्वायर की जाती है, 31 मार्च 2001 के बाद एक्वायर की जाती है, कोई भी शेयर या सिक्योरिटी परचेज की जाती है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट जो पेमेंट करता है एसएससी, वही उस शेयर की या सिक्योरिटी की जो है वो वैल्यू मानी जाएगी। मान लीजिए 2003 में कोई शेयर परचेज करता है 150 रुपये में, तो हम इसमें कुछ नहीं देखेंगे, 150 रुपये जो है उस शेयर की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर आपको पता है कि कोई भी एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट चार्जिंग एनी मनी, मतलब कुछ भी उससे चार्ज नहीं करती है और उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है बोनस शेयर दे दी जाते हैं। अगर यदि बोनस शेयर 1 अप्रैल से पहले अगर इशू किए जाते हैं किसी भी पर्सन को, तो ऐसी कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही लेंगे जो उस एसेट की वैल्यू जो है वो 1 अप्रैल 2001 को होगी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब बोनस शेयर की 0 होती है तो 0 में और 1 अप्रैल 2001 में हायर तो 2001 वाली अमाउंट होगी ना, तो इसलिए हम जो इसकी वैल्यू होगी, मान लीजिए 50 रुपये है, तो उन कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स की जो वैल्यू है वो 50 रुपये आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर यदि 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर बोनस शेयर मिलते हैं तो उसकी वैल्यू नील रहेगी, क्योंकि कोई अमाउंट जो है एसएससी के द्वारा बोनस शेयर के लिए पेमेंट नहीं की जाती कंपनी को, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो नील रहेगी। मतलब जितना भी बोनस शेयर वो फर्दर इन फ्यूचर सेल करेगा तो सारा का सारा गेन जो है वो कैपिटल गेन माना जाएगा। नेक्स्ट जो आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड एसेट में हम जो है गुडविल ले लेते हैं, टेनेंसी राइट है या रूट परमिट्स है या ट्रेडमार्क्स हैं। अगर यदि ऐसे सेल्फ जनरेटेड एसेट अगर यदि आप परचेज करते हैं तो जितने रुपए में आप परचेज करते हैं वो उस एसेट की जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। अगर यदि आप खुद से जनरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो नील मानी जाती है। कोई अमाउंट जो है इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेते हैं और टोटल अमाउंट सेल करने पर जो है वो कैपिटल गेन आता है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है राइट शेयर्स की। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं कि ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिलेटिवली मार्केट प्राइस से कम प्राइस में जो है शेयर होल्डर को दी जाते हैं। मान लीजिए कंपनी का जो है मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है शेयर्स का और कंपनी ने जो है वो 60 रुपये में जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है वो शेयर दे दिए। तो नॉर्मली जो है राइट जो है फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की होती है और जो मार्केट प्राइस होती है रिलेटिवली उससे कम रेट में ये दिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम 3 सिनेरियो देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन कौन सी आती है कि अगर यदि एसएससी खुद से उन राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, यानी कि एसएससी जो है खुद से परचेज करता है, तो जितनी अमाउंट जो है एसएससी कंपनी को पेमेंट करता है वो उस शेयर्स के लिए जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है, जो भी अमाउंट कंपनी को पेमेंट करता है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि एसएससी चाहता है तो वो अपने उस राइट को किसी दूसरे पर्सन को रिनाउंस कर देता है। तो अगर यदि उसने अपने उस दूसरे पर्सन को अगर अपना राइट रिनाउंस कर दिया है तो जो है कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो नील मानी जाएगी, क्योंकि राइट के लिए जो फॉर्मेट होता है, राइट की जो पावर है, मतलब राइट की पावर परचेज करने के लिए किसी भी एसएससी को कोई अमाउंट कंपनी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती। पेमेंट वो उसी टाइम करता है जब उन शेयर्स को परचेज करता है, यानी कि उसको राइट मिलने के ऊपर जो उसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है राइट को परचेज करने के लिए वो नील रहती है। जब वो शेयर परचेज करेगा तभी वो पेमेंट करेगा। इसके अलावा जो भी वो राइट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो उससे जो भी बेनिफिट रिसीव होगा वो सारा का सारा जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।
अब इसको एक बारी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 60 रुपये में उस पर्सन को ये मिला और वो उसको सब्सक्राइब नहीं करना चाहता और उसने दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसने उससे 20 रुपये जो है वो बेनिफिट ले लिया। अगर यदि मान लीजिए 100 शेयर का उसको राइट मिला है तो उसको 100 शेयर के हिसाब से उसको 2000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात ये? तो यहाँ पर अगर यदि वो परचेज करता तो 100 शेयर के वो कंपनी को 60 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये देता, ठीक है। लेकिन उस राइट के लिए यहाँ पर क्या है कि कोई अमाउंट कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना फेवर ट्रांसफर कर रहा है कि दूसरे पर्सन को। तो फेवर ट्रांसफर के एवज में वो उससे 20 रुपये ले रहा है, क्योंकि दूसरा पर्सन इसलिए ले रहा है उस राइट को क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो 100 रुपये है। तो 60 तो कंपनी को दे देगा, 20 जो है पर उस पर्सन को दे देगा जिससे राइट लिया है, तो भी उसको 20 रुपये का फायदा हो रहा है। तो इसलिए वो पर्सन जो है उसको परचेज कर लेता है। क्लियर होगी ना मेरे ख्याल से बात अब तो आपकी सारी की सारी। तो इस तरीके से जो एसएससी के पास जो भी अमाउंट आएगी 2000 रुपीज़ की, वो सारा का सारा उसके लिए जो है वो कैपिटल गेन माना जाएगा, और वो कैपिटल गेन जो है उसके लिए शॉर्ट टर्म माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट स्पेन में जो है ये राइट का प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए ये जो गेन है हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही मानते हैं हमेशा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है मैंने अभी आपको बता दिया, इसमें हम आ जाते हैं कि अगर यदि किसी पर्सन ने राइट किसी दूसरे पर्सन से परचेज किया है तो जितने अमाउंट उसने उस पर्सन को पेमेंट की है राइट लेने के लिए, प्लस जितनी अमाउंट उसने कंपनी को पेमेंट की है, इसी केस में लेते हैं। तो 20 रुपये तो उसने जिससे राइट लिया उसको दिए हैं, और 60 रुपये वो पर्सन जो है कंपनी को देगा। तो टोटल अमाउंट वो 80 रुपये पेमेंट कर रहा है। उसने अगर 100 शेयर बाइंग की है तो 8000 रुपीज जो है उस पर्सन के लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होगा। यहाँ पर जिस पर्सन के पास राइट है उसने ट्रांसफर किया है तो ये 2000 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर यदि यहाँ पर वो खुद परचेज करता है तो 6000 रुपीज जो उसके लिए प्रॉफिट होगा। तो ये राइट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। तीन सिनेरियो जो है वो कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट आती है, हम देखते हैं कोई भी एसेट, यानी कि सिक्योरिटीज वगैरह के अलावा अगर यदि कोई भी एसेट है, वो एसेट अगर यदि कोई भी पर्सन 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करता है तो उसमें हम वही देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हायर होगा, जब नॉर्मली यही लिया जाता है। कोई भी एसेट है, कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, तो अगर यदि मान लीजिए उसने परचेज किया था 5 लाख रुपीज़ में 1999 में, मान लीजिए 1999 में परचेज किया और 2001 में उसकी वैल्यू 7 लाख रुपीज़ है, तो वो 7 लाख को ऑप्ट कर लेगा। अगर यदि मान लीजिए ये कम है, ये अगर 4 लाख है तो वो 5 लाख वाला ऑप्शन ले लेगा। सेम इसी तरीके से अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर परचेज करता है तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वही जो है उसके लिए एक्चुअल अमाउंट जो पेमेंट करेगा वही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि किसी भी एसेट को आप इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए कोई हाउस है, उस हाउस में आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, तो इस टाइप से जो अमाउंट पेमेंट की जाती है, एक्सपेंसेस किया जाता है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि अगर यदि कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले की जाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर यदि हम लोग कोई भी 2001 से पहले अगर करते हैं तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, हम वैल्यू क्या लेते हैं 1 अप्रैल 2001 को, या जो अमाउंट उसने स्पेंड की थी 2001 से पहले जो भी हायर होगा। तो यहाँ पर इस कारण से जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो 0 कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर यदि कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है 1 अप्रैल 2001 के बाद की जाती है तो उसको हम जो है, जो भी आपका सेल कंसिडरेशन होता है उसको हम डिडक्ट करते हैं जब आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये वाली चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बाद हम इन चीज़ों को इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। कोई भी डेप्रिसिएटेड एसेट होती है, कोई भी बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स होते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती हैं, इनको हम जो है वो इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। अब एक हम इसमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम यहाँ पर एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कोई पर्सन है वो अपनी एसेट को जो है बिजनेस में कंसिडर कर लेता है या अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर लेता है, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कन्वर्जन अमाउंट टू ट्रांसफर इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, यानी कितने रुपए में वो कन्वर्जन ईयर में उस अमाउंट को, मतलब कितने रुपए में वो उसको कन्वर्जन कर रहा है। इसके बाद बट टैक्स इन द ईयर सच स्टॉक इज सोल्ड, ठीक है, जब आप उसको बेचेंगे तभी उसके ऊपर जो है आपका टैक्स लगेगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, कैपिटल गेन और बिजनेस गेन। तो कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कब करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जिस तारीख को आप कन्वर्ट करेंगे उस एसेट को
अपने स्टॉक में, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और बिजनेस गेन आएगा सेल करने के बाद फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन के पास कोई बिल्डिंग थी 7 लाख रुपीस की, और उसने अपने पास जो है 5 ईयर्स तक होल्ड में रखा, और 5 साल के बाद उसको उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। उस दिन उस एसेट की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीस थी, ठीक है, अभी उसने सेल नहीं किया। तो 10 लाख रुपीस मान लीजिए इसने, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए 2018 में इसने जो है इसको स्टॉक में कन्वर्ट किया। तो हमने 7 लाख का सपोज हमने इसको कन्वर्ट किया, इसकी इंडेक्सिंग की, इसकी मान लीजिए 9 लाख रुपए इंडेक्सिंग आ जाती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो जो 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, ठीक है, वो आपका जो है 2018-19 में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो बिजनेस का स्टॉक बन जाएगी, ये जो एसेट है वो बिजनेस में मानी जाएगी। तो 9 लाख रुपीज इसकी जो है वो 10 लाख रुपीज जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, इस एसेट की। अब मान लीजिए वो 2022 में सेल कर देता है इस एसेट को 15 लाख रुपीज का। तो परचेज कितने की जो इसने कन्वर्ट किया था उस दिन 10 लाख रुपए वैल्यू थी, तो 10 लाख इसमें से आप लेस कर देंगे, जो 5 लाख रुपीज जो है वो बिजनेस इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गई आपको बात ये, यानी कि जिस दिन वो स्टॉक में उसको कन्वर्ट करता है वहां तक तो हम कंसिडर करते हैं उसके लिए कैपिटल गेन, और उसके बाद जो उस एसेट को सेल करता है वो वाला जो गेन आता है वो आपका बिजनेस गेन आता है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।